students, today you will read the second story of the chapter Lost Spring written by Anish Jung। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर की फर्स्ट स्टोरी समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन अ गार्बेज को पढ़ा था, जिसमें हमने साहिब के बारे में पढ़ा जो एक रैक पिकर था। और आज हम इसकी सेकंड स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार। इसमें हम मुकेश की स्टोरी को पढ़ेंगे जो कि एक बैंगल मेकर की फैमिली से बिलोंग करता है। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वह अनाउंस कर देता है कि मैं बड़े होकर मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब हमारी राइटर उससे पूछती है कि क्या तुम गाड़ियों के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देखते हुए कहता है कि कार चलाना मैं सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज amidst the dust of streets that fill his town, फिरोजाबाद, famous for his bangles। अब राइटर बताती हैं कि जो उसका सपना है वो क्या है, मोटर मैकेनिक का, वो एक मिराज है। मिराज मीन्स एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिरोजाबाद में जहाँ वह रहता है वो बैंगल बनाने के लिए फेमस है और हर व्यक्ति वहाँ बैंगल्स बनाता है। ऐसी स्थिति में उसका सपना पूरा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। अब फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली मीन्स हर एक फैमिली बैंगल मेकिंग का काम करती है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations। फिरोजाबाद पूरे भारत का ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री का सेंटर है, जहां पूरे परिवार पिछली जनरेशन से लेकर इसी को करते हैं। वर्किंग अराउंड फाइनेंस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। सभी लोग फाइनेंस में काम करते हैं और कांच के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियाँ बनाते हैं। ऐसा लगता है कि वो इतनी चूड़ियाँ बना रहे हैं कि सारी की सारी वीमेंस जो अपने हिंदुस्तान में हैं वो फिरोजाबाद की ही बैंगल्स पहनती हैं, अन्य की नहीं। मुकेश's फैमिली इज़ एमोंग देम। मुकेश की फैमिली उनमें से एक है, वो भी बैंगल्स बनाती है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। डिंजी मीन्स होता है डार्क। वहाँ पर फिरोजाबाद में उनमें से कोई नहीं जानता कि ऐसे अंधेरी बिना हवादार कोठरियों में जो भट्टियों पर बच्चों को काम कराया जाता है वो पूरी तरह से इलीगल है। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स ऑफ इन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। स्लॉग मीन्स होता है वर्क हार्ड। और फिर राइटर कहती हैं कि यदि लॉ को लागू कर दिया गया, मतलब यदि कानून को लागू हो गया, कौन सा कानून, चाइल्ड लेबर इज़ ए क्राइम, तो मुकेश और मुकेश जैसे 20,000 बच्चे जिन्हें गर्म जो फाइनेंसेस हैं काम करना पड़ता है और वो सूर्य की रोशनी से दूर रहते हैं, और इससे क्या होता है उनकी अपनी आँखों की चमक को भी वो खो बैठते हैं, उससे बचा लिया जाएगा। मुकेश's eyes beam as he volunteers
to take me home, which he proudly says is being revealed. मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वे राइटर से कहते हैं अपने घर चलने के लिए, और उनके लिए बड़ा ही गर्व होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गर्व से उन्हें बताता है कि उनका घर अब फिर से बन रहा है। We walk down Sticking Lane, choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. यहाँ राइटर वो एरिया डिस्क्राइब कर रही हैं जहाँ मुकेश रहता है। वो कहती हैं कि जहाँ से उसके घर का रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार था, क्योंकि जो सीवेज पाइप थे वो चौक हो गए थे, और वहाँ पर जो घर थे वो काफ़ी स्लम टाइप थे, झुग्गी झोंपड़ियाँ टाइप थे, टूटे फूटे, जिनकी दीवारें थीं और एक तरफ गिरी हुई लग रही थीं, जिनके दरवाजे अनस्टेडी थे और कोई भी खिड़कियां नहीं थीं। हर घर में इंसान और जानवर साथ साथ रहते थे, जैसे पहले बाबा आदम ज़माने में रहा करते थे। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर वह रुक जाता है। लोहे की डगमगाते जो दरवाजे हैं वह उनको जोर से लात मारकर खोलता है। वी एंटर ए हाफ विल्ड शेक, और राइटर कहती हैं कि हम घर के अंदर जाते हैं, और जो घर के अंदर जाते हैं तो वो आधा कच्चा बना हुआ मुकेश का घर है। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. एक छप्पर वाले हिस्से में क्या हो रहा था कि एक चूल्हा है वहाँ पर, जिसमें लकड़ी की छोटी छोटी स्टिक्स जल रही हैं, और जिस पर कि एक वेसल रखा हुआ है, और उसमें पालक के पत्तों की जो सब्जी बन रही है उसमें से उबलने की जो छन छन करती हुई आवाज़ आ रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। चॉप्ड मीन्स होता है कटा हुआ। तो वो बताती हैं एल्युमिनियम तो एक मेटल होती है कि ज़मीन पर एल्युमिनियम के जो प्लेटें हैं वहाँ उसमें कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स होता है थिन, वीक। एक पतली सी कमज़ोर सी महिला पूरे परिवार का खाना बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। फायरवुड की वजह से वहाँ पर क्या धुआं ही धुआं था, तो वह धुआं से भरी हुई आँखों से मुस्कराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, और वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। राइटर उस महिला के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि वो महिला मुकेश से उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को इतने अच्छे से करती है कि सभी उनका सम्मान करते हैं और उन्हें घर की बहू माना जाता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। और बहू के रूप में पहले ही उस पर 3 व्यक्तियों का, अपने पति का और मुकेश का
और उनके पिताजी की जिम्मेदारी है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. अब राइटर कह रही हैं कि जब मुकेश के फादर अंदर आ गए तब वो टूटी दीवारों के पीछे छिप जाती है और फेस को घूंघट करके उसको कवर कर लेती है। As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. जैसा कि एक रिवाज है, घर की बहुएं अपने बुजुर्ग के सामने घूंघट कर लेती हैं। In this case, the elder is an impoverished बैंगल मेकर। और यहाँ बुजुर्ग जो है एक अत्यंत ही निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. राइटर कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत की है। पहले तो वो टेलर थे, फिर चूड़ी बनाने वाले हुए। इतनी मेहनत के बावजूद भी वे ना तो घर को ही रिपेयर कर पाए अच्छे से और ना ही अपने दोनों बच्चों को वो अच्छे से पढ़ा पाए। All he managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वो केवल एक काम सिखा पाए थे जो वो जानते थे। वो क्या था? चूड़ी बनाने की कला। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि ये मेरे बेटे की किस्मत है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने सामने देखा कि उसके दादाजी जो थे वो अंधे हो गए। वो कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करते थे और जो पॉलिश करते समय जो धुआं निकलता था उस धुएं से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कैन ए गॉड गिवन लीनियस एवर बीन ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। वो कहती हैं कि ये जो चूड़ियाँ बनाने का जो प्रोफेशन है वो भगवान ने हमें जन्म से दिया है, क्योंकि वो ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं, इसलिए वो अपनी लीनियस को, अपनी ट्रेडिशन को तोड़ नहीं सकते हैं। चाहे लोग अंधे हो जाएं, चाहे वो बच्चों को पढ़ा पाएँ या नहीं पढ़ा पाएँ। Born in the caste of bangles makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। राइटर कहती हैं कि जन्म से ही वो लोग चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं। उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। घर में हो या आंगन में या दूसरों के घरों में या फिर फिरोजाबाद की गलियों में उन्होंने केवल चूड़ी के अलावा कुछ नहीं देखा। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. वो कहती हैं कि फिरोजाबाद में अलग अलग रंग की चूड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे सुनहरी, धानी जैसी हरी कलर की और गहरी नीली, बैगनी कलर की, गुलाबी। इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उनसे बनने वाले जो रंग हैं, हर रंग की आंगन में ढेर बनी हुई वहाँ पर पड़ी रहती हैं तथा इनको 4 पहियों वाले जो ठेल है उन पर लाद कर जो यंग आदमी हैं वो झोंपड़ियों के
कस्बों की छोटी छोटी गलियों में होकर के वो धकेलते हुए निकालते हैं। मतलब राइटर ये कहती हैं कि फिरोजाबाद के लोगों की लाइफ जो है बैंगल्स के आसपास घूमती है, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं होता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेस्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। फिर वो बताती हैं कि अंधेरी झोंपड़पट्टियों में टिमटिमाते हुए तेल की दीपक जो होते हैं उनकी लौ के आगे जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स मीन्स लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठी हुई हैं और रंगीन कांच के टुकड़ों को गोल गोल जोड़ती हैं, मीन्स वो चूड़ियों को जोड़ रही हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। जैसा कि वो ज़्यादातर समय अपने अंधेरे में बिताती हैं, इसलिए उनकी आँखों जो हैं वो सूरज की रोशनी से एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ बाहर जाने की आदत ही नहीं होती है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और यही कारण है जब तक ये बड़े होते हैं कभी कभी उनसे पहले ही उनकी बहुत से लोगों की क्या होती है, आँखों की रोशनी चली जाती है, वो अंधे हो जाते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस सिट्स alongside an elderly woman shouldering pieces of glass। एक छोटी सी जो लड़की है सविता नाम की, वो भद्दी सी पुरानी सी पोशाक पहने हुए एक बूढ़ी औरत के पास बैठ कर के कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। और उसके जो हाथ हैं वो इतनी एक्सपर्ट है, तो उसके हाथ जो है ऐसे लग रहे हैं जैसे मशीन का कोई, टोंग्स बोलते हैं चिमटे के लिए, मशीन का कोई चिमटा चल रहा हो। आई वंडर इफ सी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक। अब राइटर कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि ये जो सविता है, ये जो लड़की है, ये जो बना रही है चूड़ियाँ, क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता के लिए जानती है जिसको बनाने में वह उनकी मदद कर रही है। इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। जो ये चूड़ियाँ हैं वो बता रही हैं कि ये हमारी जो भारतीय शैली में ये भारतीय स्त्री के लिए एक सुहाग का प्रतीक मानी गई हैं। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद द रेड वेल, हर हैंड्स ड्राइड रेड विद हिना, द रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट। अब फिर वो कहती हैं कि एक दिन उसके लिए अचानक ही समझ में आ जाएगी, ये वाली बात उसके लिए समझ में आ जाएगी जब उसका सिर जो है लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी रचाई जाएगी और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई में पहना दी जाएंगी। कहने का मतलब है जब उसकी शादी हो जाएगी उस दिन उसे इन चूड़ियों का महत्व पता चल जाएगा। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उसकी जो बगल वाली बूढ़ी औरत है उसकी तरह जो बहुत वर्ष पहले एक दुल्हन बन गई थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट,
बट नो लाइट इन हर आईज। आज भी उसकी कलाई में चूड़ियाँ हैं, किंतु उसकी जो आँखें हैं उन आँखों में बिल्कुल भी चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। अब जो शेर जो बोला है, शेर मीन्स होता है यूनिट ऑफ क्वांटिटी। पहले क्या होता था कि इसी क्वांटिटी में मेज़रमेंट किया जाता था। तो वो कहती है कि एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया, और वो ऐसी आवाज़ में कहती हैं जैसे कि उनके अंदर से जो जॉय है, आनंद है, वो छीन गया हो। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That is what she has repeated. उसने पूरे अपने जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया। केवल यही मिला है जो उसने पूरी ज़िंदगी क्या किया, उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की चूड़ियाँ बनाने में। चूड़ियाँ बनाते बनाते उसके बदले उसे क्या मिला, एक वक्त भोजन पेट भर भी नहीं मिला। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. अब उसके जो पति है, जिसकी जो दाढ़ी है वो लहराती हुई, वो कहता है कि मैंने जो है चूड़ियों के अलावा कोई भी काम नहीं किया, मैं किसी कार्य को नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और मैंने जीवन में जो कार्य किया वो उसके लिए, मैं परिवार में रहने के लिए मैंने केवल एक मकान ही बना पाया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। Hearing him, one wonders if he has achieved what many has failed in their lifetime. राइटर कहती हैं कि उसकी बात सुनकर कोई भी इस बात को सोच सकता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया जो कि वहाँ के लोग जो हैं, फिरोजाबाद में रहने वाले लोग हैं, पूरे जीवन में हासिल नहीं कर पाए थे। He has a roof over his head. कम से कम उसने अपने सिर पर छत तो बना ली है। कहने का मतलब है कि वो ये कहना चाहती हैं कि फिरोजाबाद के लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, पर उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मिला। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। और चूड़ियाँ बनाने के काम को लगातार जो वो काम करते हैं, उसके अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा ना होने और खाने के लिए पर्याप्त भोजन ना होने के जो दुख होता है, उसकी जो कराहट है वो हर घर में गूंजती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। और जो वहाँ के यंग पीपल हैं वो भी अपने बुजुर्गों के दुख दर्द को दोहराते हैं, मतलब वो भी उसी तरह से करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ साथ कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव killed all initiative and the ability to dream. अब राइटर कहती हैं कि ये बेचारे इतनी कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें भरपेट भोजन मिले, और जब वो इतनी मेहनत करते हैं तो वो इतनी ग्रीम सिचुएशन में रहते हैं मेहनत करके कि उनके जो सोचने की शक्ति है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वो किसी और के बारे में सपना देख ही नहीं सकते हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of
middlemen who trapped their fathers and forefathers। अब हमारी जो राइटर हैं वो यंग मैन के ग्रुप से पूछती हैं कि तुम सभी एक साथ मिलकर एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो, तुम लोग खुद मिलकर अपने बैंगल्स को सेल करो, अपना व्यापार करो, और ये जो मिडिल मैन हैं उनको अपने व्यापार में क्यों शामिल कर रहे हो। वो इसलिए कहती हैं कि बैंगल्स का जो बिज़नेस है एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला है, लेकिन उनकी कंडीशन होने का कारण केवल यही है कि ये जो मिडिल मैन है वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, मीन्स शोषण करते हैं। वो बैंगल्स को इन लोगों से काफ़ी कम रेट में तो ख़रीद लेते हैं और ज़्यादा रेट में वो बाहर जाकर मार्केट में सेल कर देते हैं। और इसी तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो मिडिल मैन के सर्कल में ऐसे फंस गए हैं कि वो उनमें से निकल नहीं पा रहे हैं। और ये अभी से नहीं है, ये उनकी जनरेशन्स से है, उनके फादर्स और उनके फोर फादर्स भी इसी में फंसे हुए हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल दे से। और फिर वे कहते हैं कि यदि हम संगठित हो भी जाएं तो भी हमें गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस के द्वारा हमें पीटा जाएगा और न्यायालय में हमें घसीटा जाएगा और बाद में हमें जेल में डाल दिया जाएगा। देयर इज़ नो लीडर एमोंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। अब फिर राइटर बताती हैं कि उनके बीच ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका ना तो कोई लीडर है, उन लोगों की हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है जो उनकी स्थिति को परफेक्ट कर सके, और वो जो है कुछ उन्हें अलग से कुछ सिखा सकें, अलग तरीके से उन्हें बाहर निकालने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कर सकें हेल्प। Their fathers are as tired as they are। और उनके जो फादर हैं वो इतने वीक हैं उतने ही उनके बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने बैंगल बनाने में ही और मिडिल मैन के अंडर काम करने में ही बिता दी है। तो जिस तरह से उनके फादर हैं उस तरह से ही उनके बच्चे भी हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। स्पाइरल मीन्स होता है चक्र जो लगातार चलता रहता है। एपैथी बोलते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट, और ग्रीड होता है लालच। यहाँ पर राइटर बता रही हैं कि ये जो बैंगल मेकर्स हैं वो ऐसे चक्र में फंस गए हैं जो लगातार चलता रहता है, उसमें से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। पहले तो वो गरीब हैं, बैंगल्स बनाने के अलावा वो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो और कोई काम कर ही नहीं पाते। फिर ये एपैथी की तरफ चले जाते हैं, मीन्स जो वो काम करते हैं वो काम करने के बाद वो इतना ही कर पाते हैं कि भरपेट वो कमा खा पाते हैं, इसके अलावा वो किसी काम में रुचि नहीं ले पाते हैं, किसी काम की सोच भी नहीं पाते हैं। और फिर उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, ग्रीडी बन जाते हैं। जो कुछ भी उनको मिलता है वो सब ले लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब वो ग्रीडी हो जाते हैं इतने ज़्यादा, तो कभी कभी इसकी वजह से वो अन्यायपूर्ण कार्य भी कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है इसका कि पॉवर्टी, अपैथी, ग्रीडी और फिर वो इनजस्टिस में फंसने लगते हैं, ये इस तरह का चक्र है, वो उस चक्र में फंसे रहते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। जब राइटर ने बैंगल्स मेकर की कहानी सुनी तो उन्होंने देखा कि दो अलग अलग दुनिया हैं। वन ऑफ द फैमिली caught in a wave of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born।
उन्होंने जो देखा, एक जो वर्ल्ड है वो बैंगल मेकर का है जो कि गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, जिन पर ऐसा बोझ लगा हुआ है कि तुम उनकी कास्ट में पैदा हुए हो तो तुम्हें इसी कार्य को करना होगा। द अदर ए वाइसियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरा संसार है साहूकार का, बिजनेसमैन का, पुलिसमैन का, लॉ मेकर्स का और पॉलिटिशियन। ये जो हैं ये सेकंड वर्ल्ड के हिस्से हैं। दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और वो कहती हैं कि दोनों ने मिलकर बच्चों के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है कि जिसे वह उतार भी नहीं सकते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। वो कहते हैं कि एहसास होने से पहले ही वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं जितने स्वाभाविक रूप से उनके फादर्स ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, क्योंकि कुछ हटकर करने का अर्थ होगा चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उसकी परवरिश के अंग नहीं है, क्योंकि उसकी हिम्मत शुरू से ही तोड़ दी जाती थी। When I sense a flash of it in मुकेश, I am jeered। राइटर कहती हैं कि जब उन्होंने देखा कि मुकेश के अंदर कुछ और करने की इच्छा है तो उनको इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। मुकेश कहता है कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, और वो गैराज पर जाकर सारा काम सीखने को भी तैयार है। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। फिर राइटर कहती हैं कि लेकिन गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वह कहता है कि मैं पैदल चलकर वहाँ जाने तक को तैयार हूँ। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। फिर राइटर उनसे पूछते हैं क्या तुमने कभी हवाई जहाज़ उड़ाने के बारे में सोचा है। ही इज़ सडनली साइलेंट। उनका ये जो सवाल है ये जो सुनकर के मुकेश जो है चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और वो नीचे की तरफ घूरते हुए देखता है और कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बरेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उसकी जो छोटी सी धीमी सी जो आवाज़ में एक शर्मिंदगी का भाव, एम्ब्रेसमेंट है उसमें, जो कि पश्चाताप में नहीं बदला है। कहने का तात्पर्य है कि अभी मुकेश ने एरोप्लेन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उसने कभी उसको उड़ाने के बारे में सोचा भी नहीं है, इसलिए उसे कोई भी पश्चाताप नहीं हो रहा है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। राइटर कहती हैं कि अभी मुकेश गाड़ी चलाने के बारे में ही सोच रहा है और इतना बड़ा ही सपना उसने देखा है उसने, क्योंकि उसने सिर्फ फिरोजाबाद में गाड़ी ही चलती हुई देखी हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। उसके शहर फिरोजाबाद से कभी भी एरोप्लेन नहीं गुजरते हैं, इसलिए उसने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। इस प्रकार राइटर इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताना चाहती हैं कि बच्चों के जो सपने होते हैं वो वहीं तक सीमित रहते हैं जितनी उन्होंने दुनिया देखी है। मुकेश ने केवल गाड़ियाँ देखी थी, इसलिए उसने मोटर मैकेनिक का सपना देखा। यदि उसने एरोप्लेन देखे होते तो वह सोचता और सपना देखता कि एरोप्लेन कैसे उड़ाए जाए।
इस प्रकार से बच्चों ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके।